प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। तो केमिकल काइनेटिक्स का आज एक और नया टॉपिक हम शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक है कोलिजन थ्योरी। हेडिंग डाल लीजिए। कोलिजन थ्योरी पिछले साल ये टॉपिक रिलेटेड था बट इस बार हमें करना है। जो कोलिजन थ्योरी है इट वाज गिवन बाय मैक्स टोर्च एंड विलियम लेविस। मैक्स टोर्च एंड विलियम लेविस। और कब दी थी इन्होंने ये थ्योरी? 1916 टू 18 के बीच में ये थ्योरी उन्होंने प्रपोज की थी। इस थ्योरी में है क्या? कोलिजन थ्योरी जो है इसने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को लाइक एज ए हार्ड स्फीयर एज्यूम किया। ठीक है, इसने कहा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हम एज्यूम कर लेते हैं लाइक एज हार्ड स्फीयर। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज्यूम एज हार्ड स्फीयर। ठीक है, और उसने कहा जो ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है ये सब आपस में टकराते हैं और टकराने पर अगर ये इफेक्टिवली कोलाइड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो कोलिजन थ्योरी के हिसाब से जो कोई भी केमिकल रिएक्शन है उसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को हम एज ए हार्ड स्फीयर मान के चलते हैं और ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं। जब ये रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं तो उससे धीरे धीरे प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होने लगती है। ठीक है, तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एज्यूम एज हार्ड स्फीयर एंड the collision between reactant molecules and the collision between reactant molecules takes place in two ways. फर्स्ट क्या है? उसमें फर्स्ट है हमारा इफेक्टिव कोलिजन। फर्स्ट इज इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन के केस में क्या होता है? जो दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन, या आप कंबाइन ना कहे तो ये भी कह सकते हैं कोलाइड। टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन एंड कोलाइड एंड result into formation of प्रोडक्ट। ठीक है, इफेक्टिव का मतलब ये है कि हाँ भाई कुछ रिजल्टेंट आया, मतलब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल स्ट्राइक किए और स्ट्राइक करने के बाद रिजल्टेंट क्या आया कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। तो जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहे हैं और उनके टकराने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है तो वो कोलिजन कैसा कहलाएगा? इफेक्टिव कोलिजन कहलाएगा। और अब सेकंड है इनइफेक्टिव कोलिजन। सेकंड टाइप इज इनइफेक्टिव कोलिजन। तो इनइफेक्टिव कोलिजन में क्या होगा? दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कंबाइन करेंगे लेकिन टकराने के बाद कुछ बनेगा नहीं, जैसे टकराएंगे वैसे ही वापस चले जाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन, टू रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कंबाइन बट no formation of product, but no formation of product। तो ऐसे कोलिजन को हम कहते हैं इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, अब कंडीशंस में कुछ कंडीशंस तो होगी, कोलिजन होता कब है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, तो अब हम इसकी कंडीशंस करेंगे। तो हेडिंग डालो
conditions for effective collision. Conditions for इफेक्टिव कोलिजन, कि कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, इसकी कंडीशंस क्या क्या है, अब उसकी बात हम करेंगे. कंडीशंस फॉर इफेक्टिव कोलिजन. ठीक है, तो इफेक्टिव कोलिजन कब होगा? व्हेन रिएक्टेंट मोलिक्यूल क्रॉस टू बैरियर्स. यहाँ पे दो बैरियर्स है, जब रिएक्टेंट मोलिक्यूल दोनों बैरियर को क्रॉस करेंगे ना, तभी आपका कोलिजन इफेक्टिव हो पाएगा. अब वो दो बैरियर क्या है भाई? अगर रिएक्टेंट मोलिक्यूल को आपस में स्ट्राइक करवाना है तो उन्हें कम से कम कोई तो अमाउंट एनर्जी का चाहिएगा. अगर उनके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी ही नहीं होगी तो कोलिजन तो हो नहीं सकता. तो अगर हमें कोलिजन करवाना है तो रिएक्टेंट मोलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए, तभी रिएक्टेंट के मोलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर सकते हैं. और सेकंड, वो टकरा तो रहे हैं लेकिन टकराए ऐसी जगह से जहां से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो. ये नहीं हो एक का हेड टकरा रहा है एक का टेल टकरा रहा है, ऐसे थोड़ी ना कुछ होगा. मतलब जब वो स्ट्राइक करे तो वो प्रॉपर जगह से स्ट्राइक करेंगे ना, तभी कोलिजन इफेक्टिव होगा. वैसे जनरली तो क्या होता है कि 100 टाइम मान लो मॉलिक्यूल ने स्ट्राइक किया है तो उसमें से 1 टाइम ही प्रॉपर वो कर पाता होगा. तो हमें दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराने के लिए उन्हें कम से कम कितनी एनर्जी चाहिए. अगर उनके पास वो एनर्जी होगी तभी तो प्रोडक्ट वो कुछ बना पाए, कोलिजन हो पाएगा. और सेकंड, जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है वो प्रॉपर साइड से आपस में टकराएं. अगर वो प्रॉपर जगह से नहीं टकराएंगे तो वहां पे कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता, तो वो कोलिजन इनइफेक्टिव ही होगा. तो यहाँ पे दो बैरियर है, जिसमें एक बैरियर आपका है एनर्जी बैरियर एंड सेकंड इज द ओरिएंटेशन बैरियर. ओरिएंटेशन का मीनिंग कि प्रॉपर साइड से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करें. ठीक है, तो देखिए बेटा नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. तो अब आप पहला बैरियर यहाँ पे डालें, एनर्जी बैरियर. फर्स्ट बैरियर इज एनर्जी बैरियर. ठीक है बेटा, तो एनर्जी बैरियर में क्या है कि कम से कम कितना अमाउंट एनर्जी का रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को चाहिए कोलिजन करवाने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? एनर्जी बैरियर बोलते हैं. तो क्या कहोगे? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी that the reactant molecule must require, that the reactant molecules must require for collision is called threshold energy. Is called थ्रेशोल्ड एनर्जी. उसे थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलते हैं. ठीक है, अब जिन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ना, वो ही कोलिजन कर सकते हैं. तो कंडीशन यहाँ पे क्या आई? कोलिजन टेक्स प्लेस only when reactant molecules have थ्रेशोल्ड एनर्जी. जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ना, तभी वहां पे कोलिजन हो सकता है, अदरवाइज कोलिजन नहीं होगा. तो ये फर्स्ट बैरियर आपका होगा. अब हम यहाँ बात करेंगे बेटा सेकंड बैरियर की, और सेकंड बैरियर है हमारा ओरिएंटेशन बैरियर. सेकंड इज द ओरिएंटेशन बैरियर. ठीक है, तो ओरिएंटेशन बैरियर में क्या है, ध्यान से देखो बेटा. जैसे मान लो मैंने एक रिएक्शन ली, NO2 प्लस NO2.
और मैंने इससे क्या बनाया, N2O4 बनाया। मैंने इससे क्या बनाया, N2O4 बनाया। तो अब इसमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक कर रहे हैं। अब कैसे कर रहे हैं वो आप देखिए बेटा। मैंने मान लिया ये मेरा N एटम है, ये मेरा एक O एटम है, और ये मेरा दूसरा O एटम। ये एक NO2 का मॉलिक्यूल है, प्लस ये मेरा दूसरा NO2 का मॉलिक्यूल है, ये N एटम, ये इसका O एटम, और ये इसका ये O एटम। ये दोनों आपस में टकराए। टकराए कहाँ से, इसका हेड इसके हेड से, इसका N एटम इसके N एटम से टकराया। ये N एटम है, ये आके इसने कहाँ स्ट्राइक किया, इसके N एटम के पास। ये इसका O एटम, ये इसका O एटम, ये इसके दो O एटम। तो रिजल्टेंट इसका क्या हुआ भाई कि यहाँ पे N2O4 बना। ये ना आगे सिखाऊंगी, इसमें डबल बॉन्ड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है, ये सब पी ब्लॉक में समझाऊंगी। तो बच्चों ये कोलिजन हुआ इफेक्टिव। ये कोलिजन कैसा हुआ, इफेक्टिव हुआ। क्यों, क्योंकि नया बॉन्ड आपको कहाँ बनाना था, N2O4 में नया बॉन्ड कहाँ बनेगा, N और N के बीच में बनेगा। अब ये दोनों बिल्कुल प्रॉपर जगह से टकराए हैं। एक का N एटम दूसरे के N एटम के साथ स्ट्राइक कर रहे हैं। अगर दोनों एटम प्रॉपर जगह से टकराएंगे तभी तो कोलिजन इफेक्टिव होगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिव कोलिजन हुआ। अब सेकंड केस क्या है, मान लो मैं फिर से यहाँ पे NO2 ही लेती, N, ये एक O है भाई और ये दूसरा O है, प्लस ये मैं दूसरा NO2 एटम लेती। यहाँ पे मान लो इसका O एटम है, फिर ये एक N है, और फिर ये इसका O एटम है तो अब भी NO2 और NO2 ही। लेकिन बच्चों अब देखो क्या हो रहा है, इसका तो N एटम और इसका O एटम आपस में टकरा रहा है ना। इस बार N और O एटम आपस में टकरा रहे हैं, तो इस बार कोई प्रोडक्ट बनेगा, नो, क्योंकि ये प्रॉपर जगह से टकरा ही नहीं रहे। अगर आपको N2O4 बनाना है तो बॉन्ड तो N और N के बीच में बनना चाहिए, लेकिन यहाँ तो N और O एटम आपस में टकरा रहे हैं, तो मीन्स ये टकरा के फिर वापस चले जाएंगे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होगी। इट मीन्स ये कोलिजन कैसा होगा, इनइफेक्टिव होगा। ये कोलिजन कैसा होगा, इनइफेक्टिव कोलिजन। ठीक है बेटा, तो ये आपका सेकंड बैरियर हुआ ओरिएंटेशन बैरियर, कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रॉपर जगह से टकराएंगे ना वहीं पर ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। तो पहले वाले में तो क्या हुआ, प्रॉपर ओरिएंटेशन थी, और सेकंड वाले की ओरिएंटेशन कैसी रही, इम्प्रॉपर रही, तभी तो सेकंड वाले में कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो आप चाहें तो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, फर्स्ट केस में क्या हुआ, प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ यहाँ पे मॉलिक्यूल स्ट्राइक करें, देयर इज प्रॉपर ओरिएंटेशन, और सेकंड केस में क्या है, देयर इज इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर ये दो एनर्जी बैरियर, दो बैरियर आए कोलिजन करवाने के लिए। कोलिजन इफेक्टिव कब होगा, जब उनके पास टकराने के लिए सफिशिएंट अमाउंट एनर्जी का हो और एक दोनों एटम प्रॉपर जगह से टकराए। अगर वो एनर्जी का और ओरिएंटेशन का ध्यान रखेंगे तो परफेक्टली जो कोलिजन है वो इफेक्टिव ही होगा, और वहां पे इजिली प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे यहाँ तक आप। हाँ भाई, इन दो पेज में आपको सब कुछ समझ में आया हो तो प्लीज रेज योर हैंड। निशान, धनखड़, अंशु, साहिल, हरिओम, अंकित, अभिषेक, रुचिका, निशांत, हर्षिता, अंतिम, मयंक, अनीशा, योगेश, गौरव, शिवाज, हिमांशु। बाकी बच्चों को कोई डाउट है, कृतिका, विपिन, साक्षी। ओके, स्टूडेंट्स तो 37 है, हैंड रेज सिर्फ 20 स्टूडेंट्स ने किया है। ज्योति, आकाश, सोनी, निशांत यादव, अंकित, विवेक, हिमांशु, सचिन शर्मा, अरविंद, पायल। ओके, ओके, चलिए देखिए अब आगे करते हैं। इसके बाद हम वैष्णवी क्लास से चली गई है क्या फिर? हाँ, वैष्णवी भी गई और प्रिया भी जा चुकी है। ठीक है, ओके, ध्यान है मुझे, कल बात करते हो क्लास में। देखिए भाई आगे करते हैं अब हम, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ बेटा। अब एक छोटी सी टर्म, कुछ डेफिनेशंस वगैरह और है वो आप देखिए। तो नेक्स्ट हमारी टर्म है
कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ कोलिजन्स, number of collisions that takes place per second per unit volume। भाई मान लो आपके पास 1 यूनिट वॉल्यूम है, 1 सेकंड के अंदर कितने बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकराते हैं? नंबर ऑफ कोलिजन दैट टेक्स प्लेस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम क्या बोलते हैं? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। और कोलिजन फ्रीक्वेंसी का सिग्निफिकेंस क्या हो? व्हाट विल बी द सिग्निफिकेंस ऑफ कोलिजन फ्रीक्वेंसी? तो देखिए बेटा, इसका सिग्निफिकेंस होगा ग्रेटर द collision frequency, more will be fraction of effective collision. Greater the collision frequency, more will be fraction of effective collision, and greater बोल सकते हो या faster will be rate of reaction। भाई जितनी ज्यादा बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टकराएंगे उतनी पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि वो सही जगह से टकराए। भाई एक तो ऐसे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हो 1 सेकंड में 20 बार टकरा रहे हैं, और एक ऐसे रिएक्टेंट हो 1 सेकंड में 50 बार टकरा रहे हो। तो अगर 50 बार रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में टकरा रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि प्रॉपर जगह से टकरा रहे हो। तो अगर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन ज्यादा होगा तो वहां इफेक्टिव कोलिजन होने की चांस भी कहीं ना कहीं ज्यादा हो। ठीक है, तो फास्टर विल बी चांसेस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। ये सिग्निफिकेंस हुआ कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब इसके साथ साथ इसी में हम आगे करते चलेंगे डेरिवेशन, उससे हमारी फिर अरेनियस इक्वेशन जो है वो डिराइव हो जाएगी, और साथ में हम ये भी कर लेंगे। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट इसके बाद अब यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। चलो आगे देखिए इसके बाद। अब मान लो हमने एक रिएक्शन ले ली, कंसीडर ए रिएक्शन, कंसीडर ए रिएक्शन, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। मान लो x प्लस वाई है या a प्लस बी है, इससे कोई भी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो, तो जो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन वो बराबर होता है, इक्वल टू होता है जेड। बेटा ये जेड है, एक मिनट दोबारा बना देती हूँ मैं इसको। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है जेड होगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए एंड बी इनटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। यहाँ बेटा हम एक मैथमेटिकल टर्म डिराइव करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जेड क्या है, जेड इज द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ऊपर आपको बताया ही है कि कितनी बार कोलिजन हो रहा है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन रिएक्टेंट ए एंड बी, कि ए और बी मॉलिक्यूल 1 सेकंड में कितनी बार टकरा रहे हैं, तो उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। और एफ यहाँ पे क्या है, एफ है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। भाई मान लो वो 1 सेकंड में 1000 बार टकरा गई, लेकिन 1000 में से सही जगह से कितनी बार टकराए, इफेक्टिव कोलिजन क्या हुआ वो बताओ। एफ का मतलब क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। जेड तो है कि कितनी बार टकराए, और टोटल जितनी बार भी टकराए हो उसमें से कितनी बार इफेक्टिवली टकराए, इफेक्टिवली टकराए तो तभी तो प्रोडक्ट बनेगा। तो एफ आपका क्या है, फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, यहां तक कर लोगे। अब देखिए बेटा आगे, जो ये आपका फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन है एफ, इसको हम एक मैथमेटिकल फॉर्म से लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। वो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है, जो ये फ्रैक्शन आपका है एफ, इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा जाता है ई की पावर माइनस ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी।
ठीक है, ये एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन की। अब ई ए यहाँ पे क्या है, ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप पूछो कि मैम ये क्या है, तो इसको आगे पढ़ाऊंगी कुछ देर के बाद। ई ए एक्टिवेशन एनर्जी है, बाकी आपको पता है आर तो गैस कांस्टेंट होता ही है और टी आपका यहाँ पे टेम्परेचर है केल्विन। ठीक है, हो गया। तो चलो अब जो ये एफ की वैल्यू है इसे यहाँ पे पुट कर दो इक्वेशन 1 के अंदर, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी। तो भी अब हम इसकी मैथमेटिकल फॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कितनी बार कोलिजन हुआ और उसमें से कितनी बार इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है बेटा, कर लो ये, फिर आगे इसको हम करते हैं। अभी यहाँ पे ये पेज आपका हो गया होगा, देखिए अब आगे। तो अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या बनेगा, पीछे मैंने करवाया था आपको, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या था, जेड इंटू फ्रैक्शन ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो वो ही चलेगा। रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल टू जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी बिटवीन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए एंड बी इंटू एफ की जगह क्या आ जाएगा, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब ये आप सबको पता है जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ही किसके इक्वल होता है, रेट कांस्टेंट के की, यही तो इक्वल होता है रेट कांस्टेंट के की। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बन जाएगा कि के इक्वल टू जेड इंटू ए बी ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, कर लोगे। अब इसके आगे देखो, ये तो सिर्फ ये बता रहा है कि रेट किस किस पे डिपेंड करता है, कितनी बार कोलिजन हुआ और कितनी बार इफेक्टिव कोलिजन हुआ। इसने ओरिएंटेशन बैरियर की बात तो की नहीं। तो अब यहाँ पे हम एक पॉइंट और डालेंगे, वो देखिए क्या होगा, इन इफेक्टिव कोलिजन, इन इफेक्टिव कोलिजन orientation factor also play an important role. In effective collision, orientation factor also play an important role. और orientation factor जो है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे P से, रिप्रेजेंटेड बाय P। ठीक है, तो P को यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे बेटा, वो आप देखिए। तो जो P यहाँ पे होगा इसे हम कहेंगे ओरिएंटेशन फैक्टर, P को हम क्या कहेंगे, ओरिएंटेशन फैक्टर, या इसी को हम बोलेंगे स्टीरिक फैक्टर, या इसी को हम कहते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ठीक है, पी आपका ओरिएंटेशन फैक्टर भी होता है, स्टीरिक फैक्टर भी होता है और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर भी होता है, और इसका एक और भी नाम है वो भी बता दूं आपको, फोर्थ नेम इसका है स्टीरिक फैक्टर या प्रोबेबिलिटी फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर। ठीक है, ये हो गया। ओके बेटा, ये सारी आपकी वैल्यूज हुई पी की पी यहाँ पे क्या है, तो पी ओरिएंटेशन फैक्टर है या स्टीरिक फैक्टर है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर है या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ओके, तो अब देखिए कि यहाँ पे क्या बन गया। तो के में एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस कर दिया और वो फैक्टर हमने क्या लगा दिया, ओरिएंटेशन फैक्टर पी लगा दिया। तो पी इंटू जेड ए बी इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अब बेटा पी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ए और बी वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो इसको मैंने एक नए कांस्टेंट ए का नाम दे दिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो के आपका है, ये के क्या आया, के इक्वल टू ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ये अरेनियस इक्वेशन डिराइव होगी यहाँ से बेटा, के इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी।
तो जो ये ए यहाँ पे आया, ये ए क्या है, ए इज अरेनियस फैक्टर, ए डबल आर है बेटा, ये ए इज अरेनियस फैक्टर, या इसी का एक और नाम होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ए यहाँ पे क्या है, अरेनियस फैक्टर और फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो के इक्वल टू क्या आ गया, ए इंटू ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ठीक है, तो ये पूरी टर्म आपको समझाई, हर एक इसके साथ आप इसे कर लीजिए, फिर आगे हम और करते हैं। तो ये आपका टॉपिक हो गया कोलिजन थ्योरी का। अब इसके आगे देखिए बेटा, हाँ जी हो गया ये आपका, प्लीज रेज योर हैंड। ओके, हरिओम, मोनिशा, अंशु, अनीशा, अंकित, निशांत, योगेश, अभिषेक, मयंक, कुमुद, नीतू यादव, ज्योति, अंतिम, हर्षिता। ठीक है, चलिए इसके आगे कृतिका, तमन्ना। देखिए, तो हमारी अरेनियस इक्वेशन यहाँ से डिराइव होगी, रुचिका, साक्षी, ओके। तो हमने यहाँ से डिराइव कर ली, गौरव, शिवाज, ओके बेटा, अरेनियस इक्वेशन। पेश, ठीक है, अरेनियस इक्वेशन। इससे बेटा न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स में। ये लास्ट टाइम तो पोर्शन डिलीटेड था, इस बार है हमारे सिलेबस में अरेनियस इक्वेशन। तो अरेनियस इक्वेशन जो अभी हमने डिराइव की थी ना, वो ही होती है k इक्वल टू ए इंटू ई रेज टू पावर माइनस ई ए बाई आर टी। इट इज द अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें सारी वैल्यूज आप फटाफट से लिख लें, लिखना चाहे तो। ए आपको पीछे मैंने बता ही दिया, वैसे तो ए और ई ये क्या है, अरेनियस पैरामीटर है। ए और ई ये दोनों क्या है, दीज टू आर अरेनियस पैरामीटर्स। ठीक है, और अगर मैं इसकी बात करती हूँ ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी, जो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखी है, ये आपका फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स है, फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स having energy equal to or greater than, having energy equal to or greater than activation energy, equal to or greater than activation energy। ठीक है, हो गया। चलिए बेटा, अब जो ये इक्वेशन है हमारी अरेनियस इक्वेशन, इसे आप लॉग फॉर्म में लिख लो, तो ये क्या बन जाएगी, देखिए आप सबको पता है ln k इक्वल टू ln a, log e इक्वल टू 1 होता है, आप सबने मैथ में पढ़ लिया होगा, और जो पावर है ये आपकी आगे आ जाएगी माइनस ई ए बाई आर, यही बनेगा। ln k इक्वल टू क्या हो जाएगा, ln a माइनस में क्या आ जाएगा, ई ए बाई आर टी, क्योंकि आप सबको पता होगा जो log e है वो आपका किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू 1। हो गया, अब इसका आप दोनों साइड लॉगरिथम लेके लिख दें, टेकिंग logarithm on both sides। तो वो आपको पता है क्या होगा, 2.303 log k, ये सब पहले आपको बता रखा है, इक्वल टू 2.303 log a माइनस ई ए बाई आर टी। हो गया, अब आप क्या करें, जो ये इक्वेशन है इस पूरी को डिवाइड कर दे 2.303 से, तो और करके हम इसे ये लिख सकते हैं, log k इक्वल्स टू log a माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 r इंटू टी। ये आपकी अरेनियस इक्वेशन आ गई न्यूमेरिकल्स के लिए, log k इक्वल टू log a
तो के आपको यहाँ पे पता है के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए ऊपर बता ही दिया, अरेनियस पैरामीटर है, ठीक है। और आर आपका गैस कांस्टेंट है, टी आपका टेम्परेचर है, ई ए आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये आपको नेक्स्ट के टॉपिक में समझाएंगे हम ये क्या टर्म होती है। ई ए इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो आपको बेटा इन फॉर्मूलाज का यूज करना है न्यूमेरिकल्स के लिए। न्यूमेरिकल में ये फॉर्मूला काम आएगा। अभी तो मैंने आज एक ही टेम्परेचर पे करवाया, फिर अलग अलग टेम्परेचर पे करवाएंगे T1 और T2 पे, और उससे हम वैल्यू पता करेंगे रेट कांस्टेंट जो डिफरेंट होंगे एट द डिफरेंट टेम्परेचर, ठीक है। तो अभी आप इतना करें, अरेनियस इक्वेशन हमने डिराइव कर ली है, log K इक्वल टू log A माइनस ई ए डिवाइड बाई 2.303 R इंटू टी, ठीक है। इतना आप करें बेटा। अब अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, चाहे आप सीधा लिख सकते हैं, देखिएगा। अब मैंने लिख लिया एट टेम्परेचर T1, एट टेम्परेचर T1, तो log K1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 इंटू R इंटू T1, ये इक्वेशन 1 होगी मान लो। फिर ऐसे ही हमने लिख दिया log K2, तो log K2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस ई ए डिवाइड बाय 2.303 R इंटू T2, ये इक्वेशन 2 होगी। अब सब्ट्रैक्ट कर दिया इक्वेशन 1 को 2 में से या 2 को 1 में से, सब्ट्रैक्ट कर दे इक्वेशन को। मैं सीधा लिख रही हूँ log K2 माइनस log K1, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, log A माइनस ई ए बाई 2.303 R इंटू T2 माइनस log A माइनस ई ए बाई 2.303 R इंटू T, हो गया। तो ये सिंपली फॉर्म में क्या बन जाएगा, log K2 माइनस log K1, इसमें से कॉमन मैंने निकाल लिया ई ए अपॉन 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, और ये बन गया log A अपॉन B। A माइनस B क्या होता है, log A अपॉन B, तो log K2 बाई K1 इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2, ठीक है बेटा, ये आप कर लें 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो K1 K2 अलग अलग रेट कांस्टेंट हो गए एट द टेम्परेचर T1 एंड T2, और ये आपकी अरेनियस इक्वेशन ही है फॉर द टू डिफरेंट टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है बेटा। जहां तक आप कर लेंगे न्यूमेरिकल्स के लिए आपका जो लास्ट फॉर्मूला है ये यूज होगा, इट इज यूज फॉर न्यूमेरिकल्स। 2 फॉर्मूला यूज होंगे, वो टेम्परेचर T पे था और ये डिफरेंट टेम्परेचर T1 और T2 पे है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ही कंप्लीट करते हैं, फिर इसके आगे का टॉपिक हम कल करेंगे कंटिन्यू।